Hello my dear students, in our last video we have completed chapter number 8. Last video में हमने chapter number 8 complete कर लिया था. In this video we will study chapter number 9. इस वीडियो में हम chapter number 9 पढ़ेंगे. Traders, Kings and Pilgrims. Traders क्या होते हैं? व्यापारी. Kings क्या होते हैं? राजा. और Pilgrim क्या होता है? Pilgrim मतलब कि जो दर्शनीय स्थलों पर जाते, तीर्थ यात्रा करते, उनको बोलते हैं Pilgrims. Jagni at the market. Jagni looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch pots and pans of shiny steel, bright plastic bucket, cloth printed with brilliant floral design, and clockwork toy, all of which came from the city. The men who spread out there came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who brought things where they were made and sold them elsewhere. तो जगनी जो थी वो कोई बच्ची का बता रहे हैं कि उसको मेला देखना बहुत पसंद था. उसको वहां पर की जो चीजें होती है, पॉट्स होते हैं, शाइनी बकेट्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो उसको छूकर देखना बहुत अच्छा लगता था. तो वो ये सारी चीजें कौन लेकर आता था? ये सारी चीजें ट्रेडर्स जो होते थे, कोई मैन होता था जो ये सारी चीजों को बसेस में, ट्रक्स में लेकर के आते थे, और जब मेला खत्म हो जाता था उस समय शाम को वो वापस चले जाते थे. तो जगनी थी जो उसको ये चीज मतलब वंडर हुआ, उसको ये हुआ, वो ये सोच रही थी कि मतलब ये लोग आते हैं, फिर ये लोग यहाँ से वहां चले क्यों जाते हैं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं. तो उसकी मदर ने उसको बताया कि ये लोग कौन है? ट्रेडर है, जो कि जहां पर सामान बनता है वहां से लेकर आते हैं और दूसरी जगहों पर बेच दिया करते हैं. हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. You read about the northern black polished ware in chapter number 8. Chapter number 8 में हमने NBPW के बारे में पढ़ा था, है ना. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पढ़ा था. दिस फाइन पोट्री, स्पेशली bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the place where they were made to sell them to the other places. Southern India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. Pepper was particularly valued in the Rome Empire, so much so that it was known as black gold. So, trader carried many of these goods to Rome in ship across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Rome gold coins have been found in the South India. देखो तो क्या बता रहा है कि पहले के टाइम पे जो ये वाला ब्लैक नॉर्दर्न पॉलिश वेयर था, ये हमको कहाँ से मिला है? बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारी जगहों से मिला हुआ है, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला हुआ है. तो ये सारी चीजें वहां पर कैसे गई? ये सारी चीजें वहां पर ट्रेडर के थ्रू गई होंगी. ट्रेडर्स जहां पर ये बनती थी वहां से लेकर के बाकी जगहों पर बेचने को जाते होंगे. साउथ इंडिया में क्या क्या फेमस था? गोल्ड फेमस था, स्पाइसेस फेमस थी, और स्पेशली पेपर मतलब कि मिर्च, ओके, प्रीशियस स्टोन फेमस थे. जो पेपर था वो बहुत ज्यादा वैल्यू होता था उसका रोम एम्पायर में, और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता था. काली मिर्च की बात हो रही है यहाँ पर, ब्लैक गोल्ड के बारे से भी नाम से भी बोला जाता था. तो जो ट्रेडर होते थे वो ये सारी चीजों को रोम लेकर जाते थे. कैसे लेके जाते थे? सी रूट से लेकर जाते थे, लैंड से लेके जाते थे, मतलब रोड से लेके जाते थे. तो वो कारावेंस में लेकर जाते थे. कारावेंस क्या होता है? काफिला होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग ये सारी चीजें लेकर जाते हैं. और तो ये हमको कैसे मालूम चलता है? क्योंकि साउथ इंडिया से रोम के गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं, मतलब वहां से रोम के गोल्ड कॉइन हमको मिले हुए हैं. अ पोएम अबाउट ट्रेडर्स. अबाउट ट्रेड.
वी फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोयम। संगम पोयम के बारे में हमने पढ़ा था, संगम लिटरेचर के बारे में, है ना। तो वही संगम पोयम से हमको क्या मिलता है, एविडेंस मिलते हैं ट्रेड के। हियर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड ब्रॉट इनटू फुहार, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें फुहार पे, फुहार क्या है, इंपॉर्टेंट कोस्ट है ईस्ट का, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड पे, है ना। तो ईस्ट के कोस्ट में फुहार पर बहुत ही मतलब ये सारी चीजें लाई गई थी बाहर से। शिफ्ट फ्रेंसिंग हॉर्स बाय सी इन शिप, सी से हॉर्स लेके आए गए थे, हमारे यहाँ पे हॉर्स नहीं होते थे। बाले ऑफ ब्लैक पेपर, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालय, सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न सी and corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crop from the Kaveri, food stuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar and other rare and rich imports। तो ये सारी चीजें लाई गई थी। गोल्ड कहीं से लाया गया था, जेम्स लाए गए थे, सैंडलवुड लाई गई थी, पर्ल्स यानी कि मोती, ये सारी चीजें लाई गई थी कहीं कहीं से। ट्रेडर एक्सप्लोर सेवरल सी रूट, सम ऑफ दीज followed the coast. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailor took advantage of the monsoon wind to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from the East Africa to Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ship had to be built for this long journeys। अब देखो, तो जो ट्रेडर थे वो लोगों ने इतनी सारी रूट्स फाइंड आउट कर ली थी कि वो लोग मतलब वो समझने लगे थे कि किस मौसम में निकलना, कहाँ से, कौन से कोस्ट से निकलना है जाने के लिए, ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। ये सारी चीजें वो जानने लगे थे, ठीक है। और वो लोग बहुत अच्छी मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी की शिप बनाते थे ताकि ये सब लंबी लंबी जर्नियां वो कर सके। न्यू किंगडम अलोंग दिस कोस्ट, इस कोस्ट के आसपास जो न्यू किंगडम्स थी वो भी जनरेट होने लग गई थी। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जैसे कि हमने देखा ना कि इंडिया का जो नीचे वाला ऐसा एरिया है, ये सारा क्या है, कोस्ट वाला एरिया है ना, ऐसे करके बना हुआ है। तो साइड पे क्या है, सब सिर्फ कोस्ट है। एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, और क्या क्या यहाँ पे हिल्स भी है, प्लेट्यूज भी है और रिवर वैलीज भी है। Among the river valley, that of the Kaveri is most fertile। सभी रिवर वैलीज में कावेरी जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। Chiefs and kings who control the river valley and the coast become rich and powerful। तो वो किंग्स और चीफ्स जो रिवर वैली को कंट्रोल करते थे वो ज्यादा पावरफुल और रिच बन जाते थे। संगम पोयम मेंशन द मुवेंद्र, जो संगम पोयम है ना, उसमें क्या वर्ड एक बताया गया है, मुवेंद्र। ये मुवेंद्र का मतलब क्या होता है, 3 चीफ्स। ये मुवेंद्र का मतलब होता है 3 चीफ्स, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। ये मुवेंद्र किस वर्ड, 3 रूलिंग फैमिली के हेड के लिए यूज किया जाता था। कौन कौन सी रूलिंग फैमिली, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। कौन कौन सी रूलिंग फैमिली, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो कि बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। कहाँ पर, साउथ इंडिया में 2300 ईयर्स पहले, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे साउथ इंडिया में 2300 ईयर्स पहले। Each of the 3 chiefs had 2 सेंटर। हर एक चीफ, ये तीनों चीफ में से सभी चीफ्स के पास 2 सेंटर होते थे। एक इनलैंड सेंटर होता था, दूसरा होता था कोस्ट सेंटर, ठीक है। ऑफ दिस 6 सिटीज, ये 6 सिटीज में थे। 2 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज थी इनकी, फुहार और कावेरी पट्टनम। फुहार या कावेरी पट्टनम भी हम उसको बोल सकते हैं। एंड द पोर्ट ऑफ चोलास। तो ये फुहार या कावेरी पट्टनम जो था वो किसका पोर्ट था, चोलास का पोर्ट था। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, और जो मदुरई था वो पांड्यास का कैपिटल था। तो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज थी उनके लिए, इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी उनके लिए। पहला था कावेरी पट्टनम या फुहार, दूसरा था
मदुरई पांड्यास का, कावेरी पट्टनम या फुहार किसका था, चोलास का था। ओके, द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो चीफ होते थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, जब बल्कि उसके बदले वो लोग क्या कर लेते थे, डिमांड करते थे और गिफ्ट रिसीव करते थे लोगों से, ठीक है। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगल बगल की जो नेबरिंग कंट्रीज होती है, जब उनको मिलिट्री की जरूरत होती है तो क्या करते हैं कि वो लोग अपनी मिलिट्री को उनके पास, उनके मिलिट्री को एक्सपेंड करने के लिए भेज देते थे और उसके बदले में वो लोग उससे ट्रिब्यूट लेते थे अपनी नेबरिंग एरिया से। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमॉन्ग्स्ट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। तो ये लोग क्या करते थे, उसमें से कुछ अपने पास रख लेता था और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, अपनी फैमिली के मेंबर्स में और सोल्जर्स में और पोएट्स में। मेनी पोएट्स हुज कंपोजिशन वर फाउंड इन संगम कलेक्शन composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephants, chariots and fine clothes। तो ये पोएट्स को क्यों देते थे, क्योंकि पोएट्स जो होते थे वो इनके बारे में अच्छा लिखते थे, इसीलिए ये लोग खुश होकर के वो पोएट्स को भी ये सारी चीजें दे देते थे। तो संगम कलेक्शन जो था उसमें पोएम्स कंपोज की गई हैं इन लोगों चीफ्स के लिए, इन चीफ्स को प्रेज करने के लिए। तो उससे खुश होकर के वो लोग इनको पोएट्स को क्या क्या देते थे, प्रीशियस स्टोन देते थे, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, रथ, चैरियट का मतलब होता है रथ, ओके, एंड फाइन क्लॉथ, अच्छे कपड़े उनको दे दिया करते थे। अराउंड 200 ईयर लेटर अ डायनेस्टी नोन एज सतवाहनास become powerful in western India. The most important ruler of Satavahanas was गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो देखिए 2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद कब, 2300 ईयर्स के उस समय पे 2 साल बाद एक और बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी आई थी जिसको बोला जाता था सतवाहनास। क्या बोला जाता था, सतवाहनास। ये सतवाहनास कहाँ पे रूल करने लगे थे, वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने बहुत अपना पावरफुल डायनेस्टी बना ली थी। और जो इम्पोर्टेंट रूलर था सतवाहनास का था वो कौन था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो था वो सतवाहनास का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। देखो हम उसको कैसे जानते हैं, क्योंकि उसकी मदर के बिहाफ में एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। इंस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा ना, जैसे कि अशोका के समय पे इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, वैसे ही इंस्क्रिप्शन इसकी मदर के बिहाफ में लिखा गया था। मतलब इसकी मम्मी ने कंपोज किया था, लिखवाया किसी और से था, है ना। तो इसकी मदर के बिहाफ में लिखा गया था। कौन थी उसकी मदर, गौतमी बालाश्री। तो उनके इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में मालूम चलता है। ही एंड अदर सतवाहनास रूलर वर नोन एज अ लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। तो जो ये और इसके साथ साथ और भी जो सतवाहनास के रूलर थे उन लोगों को क्या बोला जाता था, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। जैसे कि मान लो जो ये जैसे इंडिया है तो ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ जाने के लिए जो रास्ता होता था उसको दक्षिणापथ बोला जाता था, और उसी दक्षिणापथ में ये लोगों का क्या था, किंगडम थी, इसीलिए इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी बोला जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, मतलब कि यहाँ पर देखो दक्षिणापथ का जो है वो मीनिंग बताया गया है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, मतलब कि वो रूट जो साउथ की तरफ जाती है। विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, जो कि सदर्न रीजन के लिए भी, पूरे सदर्न रीजन के लिए भी ये नाम यूज किया जाता था। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। तो इसने अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ भेजा था, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भेजा था। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, सी द रिच ग्लॉसी कलर्ड ऑफ सिल्क as well as its smooth texture make it highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworm. Spoon into thread and then
वोवेन इनटू क्लोथ्स। तो देखो जो सिल्क क्या है, एक बहुत ही प्रीशियस मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा थ्रेड होता है, वो कि वो जिसको बनाना, सिल्क जो होता है, सिल्क का कपड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले क्या होता है सिल्क का कपड़ा बनाने से, सबसे पहले तो कोकून में से धागा निकालना पड़ता है ना, धागा निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर उससे थ्रेड बनाया जाता है ना, सिल्क निकाला जाता है कोकून से और उसके बाद उसका थ्रेड बनाया जाता है, फिर उसको कपड़ों में चेंज किया जाता है, वो थ्रेड से कपड़े बनाए जाते हैं। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। तो 7000 ईयर पहले ये जो सिल्क बनाने की टेक्निक होती थी, ये कहाँ से इन्वेंट हुई थी, चाइना से इन्वेंट हुई थी। मतलब कि सबसे पहले सिल्क के कपड़े कहाँ बनाए गए थे, चाइना में बनाए गए थे। While the method remained a closely guarded secret for thousands of the years, some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed camel to be known as the Silk Route. देखो तो क्या होता था कि ये जो मतलब टेक्निक थी सिल्क का कपड़ा बनाने की, ये सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी और साथ ही साथ ये चीजों को, इसको मतलब ये टेक्निक को सीक्रेट रखा गया था दूसरों से। हजारों सालों तक इस टेक्निक को दूसरों से क्या रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। मतलब कि किसी को नहीं बताया गया था कि सिल्क कैसे बनता है। और फिर उसके बाद जो रोम के कुछ लोग होते थे जो ट्रेडिंग का काम करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग हॉर्स के बैक में या फिर कैमल के बैक में बहुत सारा सिल्क ले करके कहाँ जाते थे, दूर दूर तक जाते थे, दूसरे लैंड्स तक जाते थे। ओके, और इसी पाथ को मतलब जिस रास्ते से होकर वो निकलते थे, उसी रास्ते को क्या बोला जाता था, सिल्क रूट बोला जाता था। सम टाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, and from there the knowledge of silk is spread further west. About 2000 years ago wearing silk became a fashion amongst ruler and rich people in the Rome. It was very expensive as it has to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payment for allowing trade to pass through. देखो क्या होता था कि ये जो चाइना के जो रूलर थे वो कभी कभी क्या करते थे, वो कभी कभी जो ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर होते थे उनके लिए सिल्क को एज अ गिफ्ट भेज दिया करते थे। और ये जो तब वहां पर से जो नॉलेज था सिल्क कपड़ों का, वो वहां पर से क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। ठीक है, 2000 ईयर पहले सिल्क पहनना, सिल्क के कपड़े पहनना है ना, एक फैशन बन चुका था। किसके बीच, राजा और रिच पीपल के बीच रोम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। ये एक्सपेंसिव क्यों होता था, क्योंकि अब देखो चाइना से इतनी दूर से दूर तक इसको लेकर जाना, साथ ही साथ डेंजरस रोड, और वहां पर जैसे कि मान लीजिए किसी के राज्य से हम होकर निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे अब चाइना से कुछ रूट जा रही है, ये चाइना है, यहाँ पर सिल्क लेके आए, तो यहाँ बीच में भी तो कोई भी कुछ राज्य होंगे ना, तो वो जो राज्यों के राजा होते थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था ताकि वो लोग आसानी से अपना क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके, है ना। तो इसीलिए ये जो कपड़ा होता था ये बहुत ज्यादा क्या बन जाता था, ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। लुक एट द मैप दिया हुआ है जिसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस कहाँ थी। सम किंग्स ट्राइज टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। तो कुछ जो किंग होते थे वो लोग बहुत बड़ा पोर्शन, रूट का बहुत बड़ा पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्स, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स हु पासिस थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक बाय रॉबर्स। तो क्या होता था कि वो लोग क्यों कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि उससे उनको फायदा होता, इससे उनको टैक्स मिलता। अगर उनके किंगडम से कोई भी निकलता तो उनको फायदा होता, उनको टैक्स मिलता, उनको ट्रिब्यूट मिलते और गिफ्ट मिलते जो कि ट्रेडर लेकर आते थे।
अपने साथ उस रूट पर, है ना। और उसके बदले में वो लोग उनको प्रोटेक्शन देते अपने किंगडम से सेफली निकलने का, और मतलब रॉबर से, जो चोर उचक्के होते हैं उन लोगों से बचा करके वो लोग उन लोगों को निकलते वहां से, है ना। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कलेक्टेड द सिल्क रूट, हु कंट्रोल द सिल्क रूट, वर द कुशानास, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. तो एक जो बहुत ही पावरफुल राजा था, एक जो बहुत ही बेस्ट नोन, जिसको हम बता सकते हैं कि जो रूलर था जिसने की कंट्रोल किया था सिल्क रूट पे, वो था कुशाना। ओके, जिसने की जिसका जो शासन था वो कहाँ था, सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उसका शासन था 2000 इयर्स पहले। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर, उसके दो मेजर सेंटर थे पावर के, वो कौन कौन सा, पेशावर और मथुरा था। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला भी उनके किंगडम में आता था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। और उस समय पर ये जो सिल्क रूट था वो कहाँ से कहाँ तक फैल गया था, सेंट्रल एशिया से लेकर के नीचे सी पोर्ट तक फैल गया था, इंडस रिवर के पास तक फैल चुका था। ओके, वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टर्न वार्ड टू द रोमन एम्पायर, जहां पर से सिल्क जो होता था वो रोमन एम्पायर के लिए भेजा जाता था। द कुशानास वर अमॉन्ग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द subcontinent to issue gold coin. These were used by the trader along the Silk Route. तो जो कुशाना था, कुशाना ने सबसे पहले हमारे कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, जो गोल्ड कॉइन ट्रेडर्स के थ्रू, कौन से ट्रेडर्स के थ्रू, जो सिल्क रूट के ट्रेडर थे उनके थ्रू यूज किया जाता था। The spread of Buddhism. The most famous Kushana's ruler was Kanishk. जो सबसे ज्यादा फेमस रूलर था कुशाना का वो था कनिष्क, who ruled around 1900 years ago. जिसने कब रूल किया, 1900 years पहले उसने रूल किया। He organized a Buddhist council where scholars meet and discuss important matter. Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddhacharita, lived in his court. Ashwagosha and other Buddhist scholars now begin writing in Sanskrit. तो जो सबसे ज्यादा मेन रूलर था कुशाना का कनिष्क, वो उसने 1900 ईयर पहले यहाँ पर रूल किया था। उसने क्या ऑर्गेनाइज की थी, बुद्धिस्ट काउंसिल उसने ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स मिलते थे और डिस्कस करते थे उस मैटर्स पे, ठीक है। और एक अश्वघोष करके एक पोएट था जिसने की बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज की थी। ओके, जो बुद्ध चरित्र के नाम से, है ना, बुद्ध चरित्र के नाम से उसने बायोग्राफी कंपोज की थी, जो कि किसके कोर्ट में रहता था, कनिष्का के कोर्ट में रहता था। और साथ ही साथ फिर अश्वघोष और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। देखो, तो एक न्यू फॉर्म था बुद्धिज्म का जिसको बोला जाता था महायान बुद्धिज्म। दिस हैड two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by the sculpture of the peepal tree or bodhi tree. देखो, तो इसमें क्या बोलते हैं, बहुत समय पहले जो बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो हमको कहाँ से मिलती है, स्कल्पचर से मिलती है, स्कल्पचर के साइन से मिलती है, जहाँ हमको ये भी देखने को मिलता है कि जब उनको अटेनमेंट मिली थी, मतलब उनको एनलाइटनमेंट मिली थी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो कहाँ बैठे थे, एक पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। नाउ द स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, मेनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर इन द तक्षशिला। तो अब जो है वो बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज बन चुके हैं, बहुत सारे मथुरा में बने थे और बहुत कुछ तक्षशिला में भी बने थे। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बुद्धिस्तवास। These were supposed to be the person who attained enlightenment. See,
तो जो बोधिसत्वास थे ये वो पर्सन थे जिनको लाइटनमेंट मिली थी, मतलब जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वंस दे अटेन लाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेशन इन पीस। तो वो लाइटनमेंट मिलने के बाद वो लोग क्या कर सकते थे, पीस में, मतलब कि शांति से मेडिटेशन कर सकते थे, अकेले रह सकते थे। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच द अदर पीपल, टू टीच एंड हेल्प द अदर पीपल। लेकिन ये करने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो लोग इसी वर्ल्ड में रहे और यहाँ के लोगों की हेल्प की और उनको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, है ना। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकम वेरी पॉपुलर। तो जो बोधिसत्वास की जो वर्शिप थी यानी उनकी पूजा होने लगी थी, एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। और उसके बाद ये जो इनकी ये मतलब इनकी पहले तो पूजा होने लगी और बाद में ये सारी चीजें कहाँ स्प्रेड हो गई, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और बाद में ये कोरिया और जापान में भी स्प्रेड हो गई थी। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। जो बुद्धिज्म था वो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया था। वेयर डजन ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल फॉर मॉन्क टू लिव इन। जहाँ पर बहुत सारे केव्स यानी कि गुफाओं को हॉलो किया गया, मतलब कि उसको खोद करके वहां पे जगह बनाई गई ताकि मॉन्क्स को रहने की जगह मिल सके। सम ऑफ दिस केव वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। तो ये जो केव थी ये किसके थ्रू बनाई गई थी, ये राजा और रानी के आदेशों से बनती थी या फिर कुछ मर्चेंट के थ्रू बनती थी या फार्मर्स के थ्रू बनती थी। These were often located near passes through the western घाट। ये कहाँ पर बनी है, मोस्टली जो वेस्टर्न घाट में पासेस है, मतलब आने जाने की जगह बनी हुई है, ये वहां पर बनी हुई है। रोड कनेक्टिंग prosperous port on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। तो सी जो रोड है ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स में भी कनेक्ट होती थी सिटीज के बीच में। ट्रेडर प्रोबेबली हॉल्ट इन दिस केव मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रैवल। जो ट्रेडर होते थे वो भी इस केव में या मोनेस्ट्री में रहते थे अपने ट्रैवल के दौरान। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका। बुद्धिज्म जो था वो साउथ ईस्ट साइड में, श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट ऑफ साउदर्न एशिया में भी स्प्रेड हो चुका था, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया ऑल्सो। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावाड़ा बुद्धिज्म। तो जो न्यू फॉर्म था वो क्या था, महायान बुद्धिज्म था, और जो पुराना बुद्धिज्म था उसको क्या बोला था, थेरावाड़ा बुद्धिज्म। वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। इस एरिया में थेरावाड़ा बुद्धिज्म जो पुराना बुद्धिज्म था वो ज्यादा पॉपुलर था। ओके, एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंस लैंड इन कारावैन एंड शिप, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम। तो देखो पिलग्रिम्स मतलब कि जो यात्रा करने वाले होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, है ना। तो ट्रेडर के साथ ही साथ जब ट्रेडर अपनी जर्नी करते थे दूर दूर के लैंड तक कारावैन्स में और शिप्स में, तब पिलग्रिम भी इनके साथ ट्रेवल करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। और इसमें से सबसे ज्यादा हम किन के बारे में जानते हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो थे उनके बारे में हम जानते हैं। फायान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर अगो। तो कौन कौन आया था, फायान आया था जो कि कब आया था, 1600 ईयर अगो, मतलब कि पहले आया था। ज़ैंगज़ोंग आया था जो कि 1400 ईयर पहले आया था। और आई क्विंग आया था हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर ज़ैंगज़ोंग के 50 ईयर्स बाद आई क्विंग आया था। They came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries। तो ये लोग क्यों आए थे, ये लोग इसीलिए आए थे ताकि ये जो बुद्धा की एसोसिएटेड मतलब बुद्धा से जुड़ी हुई जो भी जगहें थी उस जगह पर ये लोग घूमने के लिए आए हुए थे। Each of these pilgrim लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। और हर एक पिलग्रिम, जो भी पिलग्रिम्स थे मतलब जो भी तीर्थ यात्री थे, इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में एक थोड़ा सा नोट छोड़ा गया है। दे रोट ऑफ द डेंजर दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्री
countries and the monasteries that they visited and the book they carried back with them। तो उन्होंने मतलब क्या लिखा है उस बारे में उन्होंने बताया है कि जो ट्रैवल करते समय उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कितने साल लगे उन लोगों को कंट्री में पूरी जगह पे घूमने के लिए, पूरी जगह ट्रैवल करने के लिए, कितनी मॉनेस्ट्रीज उन्होंने देखी और कितनी बुक्स वो अपने साथ लेकर गए, ये सारी चीजें उन लोगों ने बताई है। हाउ फायांग रिटर्न टू चाइना। अब फायांग जो था वो चाइना वापस कैसे गया, है ना। फायांग बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। तो जो फायान था उसने क्या किया कि अपनी जर्नी स्टार्ट करी बंगाल से। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट। उसने एक शिप में बैठ गया था वो, जिसमें कुछ मर्चेंट्स जा रहे थे। दे हैड barely traveled for 2 days when they caught in a storm। तो उन्होंने मुश्किल से 2 ही दिन ट्रेवल किया होगा और वो लोग कहाँ में फंस गए, एक स्टॉर्म में, मतलब कि तूफान में फंस गए। द मर्चेंट बिगेन टू थ्रोइंग देयर merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking। तो जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सामान, मर्चेंडाइज जो सामान लेकर गए थे वो लोग उन्होंने फेंक दिया सी में, ताकि जो शिप थी वो हल्की हो सके और जो पानी उसके अंदर ना भर सके। फायांग थ्रू अवे हिज मर्जर पर्सनल बिलोंगिंग्स और मेजर पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो जो फायान था उसने क्या किया, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, अपनी पर्सनल चीजें वो फेंक दिया, बट clung to his books and the statue of the Buddha that he had collected। लेकिन उसने जो बुक्स और जो स्टैचू था बुद्धा का जो वो यहाँ से लेकर गया था उसने वो नहीं फेंका, उसने वो अपने पास ही रखा। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। और 13 दिनों के बाद, 13 दिनों के बाद जो स्टॉर्म था वो थम गया। ओके, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। ये उसने सी को कैसे डिस्क्राइब किया। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। तो उसने बताया कि जो सी होती है वो एकदम बाउंडलेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार इन द मोशन। तो उसने ये बताया कि ये एकदम इम्पॉसिबल होता है कि ये पता लगाना किस साइड ईस्ट है किस साइड वेस्ट है। वो लोग सिर्फ सन, मून और स्टार को देख करके ये ऑब्जर्व करते थे, उनके मोशन को देख करके ऑब्जर्व करते थे कि कहाँ ईस्ट है कहाँ वेस्ट है। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीर बाय द विंड। तो और लेकिन जब डार्क होता था, बहुत रेनी वेदर होता था, पानी गिरने वाला मौसम होता था, पानी वाला मौसम होता था, तब वो लोग ये कैसे पता लगाते थे, हवा के थ्रू वो लोग पता लगाते थे। It took him more than 90 days to reach जावा। उन लोगों को 90 डेज से ज्यादा लग गए थे जावा पहुंचने के लिए। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया की एक जगह है। Where he halted for 5 months, जहां वो 5 महीने के लिए रुका, before boarding another merchant ship that took him to China। मतलब कि दूसरी मर्चेंट शिप को बोर्ड करने के पहले वो कहाँ पर रुका था, जावा में रुका था 5 महीने के लिए। ज़ैंगज़ांग Who took a land route back to China, जिसने वापस जाने के लिए लैंड रूट को चुना था, थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ से जाती थी। कैरिड बैक विथ हिम स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। और वो अपने साथ क्या लेकर गया था, स्टैचू लेके गया था बुद्धा का, जो कि किससे बना हुआ था, गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड से बना हुआ था। एंड ओवर 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses। ओके, तो वो और अपने साथ क्या लेके गया था, बुद्धा का स्टैचू तो लेकर गया ही था, साथ ही साथ 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लेकर गया था, जो कि 20 हॉर्सेस के बैक पर रखी हुई थी। ओवर 50 स्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। तो जब उसने इंडस कैप्साइड में इंडस रिवर को क्रॉस कर रहा था, वो बीच में इंडस रिवर भी पड़ती होगी, तो वो शिप जो थी वो पलट गई थी, है ना। तो इसीलिए उसने 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लॉस कर दिया था, मतलब वो गुम गई थी, नहीं मिली उसको। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। और उसने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ किस चीज में व्यतीत करी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, है ना, उसको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। नालंदा
अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, जो नालंदा था, है ना, वो उन्होंने नालंदा के बारे में क्या लिखा है। ज़ेंग सॉन्ग एंड अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, तो जो ज़ेंग जोंग थे और बहुत सारे अलग अलग पिलग्रिम्स थे, वो लोगों ने अपना काफी टाइम नालंदा में पढ़ाई करके निकाला था। बिहार वॉज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट, तो जो ये नालंदा कहाँ था, बिहार में था, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब कैसे किया है, द टीचर आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, जो टीचर होते थे वो मैन होते थे जिनमें बहुत ज्यादा एबिलिटी और टैलेंट होता था। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, वो लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ टीचिंग ऑफ बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे। द रूल ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, जो रूल्स होते थे मोनेस्ट्री के वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और सभी को उसको फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, डिस्कशन चलते थे सारे दिन। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, तो जो ओल्ड और यंग होते थे वहां पर वो एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स, और जो पढ़े लिखे लोग होते थे, मतलब कि जो लर्न मैन होते थे, वो यहाँ पर आते थे अलग अलग सिटीज से अपने डाउट्स को सेटल करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो जो लोग आते थे उनसे जो गेट कीपर होता था वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, मतलब कि 10 में से जो 7 या 8 क्वेश्चन को आंसर कर पाता था, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने दिया जाता था, बाकी किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता था। बिगिनिंग ऑफ भक्ति, तो यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे भक्ति भी शुरू हो चुकी थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्कशिप सर्टेन डिटीज which become a central feature of later Hinduism gained in importance. These deities include Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. देखो, तो उस समय पे भक्ति शुरू हो गई थी, तो किसकी भक्ति की जाने लगी थी, शिवा, विष्णु और दुर्गा जी की भक्ति की जाने लगी थी। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity, मतलब कि deities मतलब भक्ति की जाने लगी थी, तो उस समय पर an idea become very पॉपुलर एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे भक्ति करने का आइडिया जो था वो बहुत ही पॉपुलर बन चुका था। भक्ति जनरली उस पर्सन के डिवोशन के लिए होती थी जो उनके लिए किसी भी एक डिटी को बिलोंग करती थी, है ना। एनीबडी वेदर रिच पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और विमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति के पाथ को फॉलो करने के लिए कोई भी वो कर सकता था, ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी कि सिर्फ रिच करेंगे या पुअर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता, द स्कैड बुक ऑफ हिंदूज, तो जो भागवत गीता की जो बुक है ना उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारता, जो कि महाभारत में इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 11 पे। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूजी ऑन हिम, ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम वेरी इविल, मतलब उन्होंने बोला कि मैं तुमको बहुत सारे इविल से बचाऊंगा, मतलब यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो, है ना, और मैं तुम्हें मतलब वो अर्जुन को बहुत सारे इविल से, बहुत ज्यादा बुराइयों से रिहा कर देते, सेट फ्री कर देते। ओके, दिस फ्रॉम ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इस टाइप की जो वर्शिप होती थी, पूजाएं होती थी, वो बहुत सारे कंट्री के पार्ट में स्प्रेड हो चुकी थी। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फसाइजेस डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस rather than the performance of the elaborate sacrifice. Okay. सो जो लोग भक्ति को सिस्टम को फॉलो करते थे वो लोगों को अपना डिवोशन और एक मतलब इंडिविजुअल वर्शिप करनी होती थी, कोई जो भी गॉड गॉडेस की जिनको वो
जिनके लिए वो डिवोटेड थे. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डिटी विद अ प्योर हार्ट, द डिटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिजायर. मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इस सिस्टम के बिलीफ के अकॉर्डिंग पर अगर कोई भी डिवोटी पूजा करता है उस डिटी की, कोई एक चूजन डिटी की पूरे प्योर हार्ट के साथ, तो वो जो डिटी होती है वो उनके सामने अपीयर हो जाती है उस मतलब उस शेप में, जिस शेप में वो उसको देखते हैं, जैसा वो उसको देखने की इच्छा रखते हैं वैसे में वो उसके सामने अपीयर हो जाती है. सो द डिटी कुड बी थॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, लॉयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म. मतलब कि यहाँ पर भगवान का कोई फॉर्म नहीं बताया गया है ना. तो वो ये कहने का मतलब है कि जिस फॉर्म में हम सोचेंगे वो उसी फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. और ये सोचने के बाद, ये सब एक्सेप्टेंस मिलने के बाद कि मतलब भगवान को आप चाहे जैसा वैसा ही इमेजिन कर सकते हो, तो जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने बहुत सारी अपने मन से ब्यूटीफुल इमेजेस बना ली थी, है ना. विष्णु एज अ वराहा, एन इमेज ऑफ द अर्न, ईरान, मध्य प्रदेश. ये ईरान कोई देश नहीं है, ये मध्य प्रदेश में का एक प्लेस है. दिस मैग्निफिकेंट स्टैचू ऑफ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वरहा बोर. According to the Purans, Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth, which had sunk into water. Here the earth is shown as a woman. तो मतलब ये जो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये अर्थ है, ये वुमेन जैसे, और ये जो है ये लॉर्ड विष्णु का एक रूप है जो उन्होंने लिया था अर्थ को बचाने के लिए. ठीक है. भक्ति comes from the Sanskrit term bhaj, means to divide or share. जो भक्ति था वो संस्कृत वर्ड से आया था भज, जिसका मतलब होता है डिवाइड और शेयर. दिस सजेस्ट एंड इंटीमेट टू वेज रिलेशनशिप बिटवीन द डिटीज एंड द डिवोटी. तो ये एक रिलेशनशिप दिखाता है, टू वेज रिलेशनशिप दिखाता है डिटी और डिवोटी के बीच में. भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत. भक्ति जो है वो भागवत की तरफ डायरेक्ट करती है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसका मतलब कि गॉड ने उसको ट्रांसलेट किया गया. बट ऑल्सो मीन वन हु possesses the and share bhaga, literally good fortune or bliss. The devotee known as the bhakt or the bhagavata share his or her chosen deities. मतलब कि वही भगवान के बारे पे ही है कि भगवान को हम कैसे मानते क्या है ना. A poem of bhakta. Most bhakti literature tell us the rich learning and high status do not automatically ensure the close relationship with the deity. This is a part of poem composed in Tamil by Appar, a devotee of Shiva, who lived about 1400 years ago. Appar was a Villela. मतलब यहाँ पे कंपोजिशन बताया तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो समझ जाएंगे, है ना. बिकॉज द डिटीज वर स्पेशल, these images of the deities were often placed within special homes, places that describes as temple. मतलब कि देखो अब ये जो डिटीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी उस समय पे, तो उनके लिए एक होम्स, स्पेशल होम्स जिसको हम टेम्पल बोलते हैं, वहां पर रखा जाने लगा था. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर. भक्ति ने इन सब चीजों को भी बहुत इंस्पायर किया था. कौन सी चीजों को? आर्ट को, है ना, स्कल्पचर्स, पोइट्री और आर्किटेक्चर को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था. हिंदू, द वर्ड हिंदू, जो वर्ड हिंदू है वो कहाँ से आया? जैसे कि इंडिया का जो वर्ड था वो रिवर इंडस से निकाला गया था, वैसे ही जो वर्ड हिंदू था वो इंडस रिवर से लिया गया था. इट वॉज यूज बाई अरब्स एंड इरानियंस. तो ये अरब और ईरानियों के द्वारा यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो ईस्ट रिवर के ईस्ट साइड पे रहते थे. एंड टू द कल्चरल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ. और उन लोगों के लिए भी देखो ये ईरानी और अरब के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था. किन लोगों के लिए? जो रिवर के ईस्ट साइड में रहते थे या फिर जो कल्चरल की प्रैक्टिस, कल्चरल जो वो फॉलो करते थे, या तो फिर जो लोग रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते थे. ठीक है. एल्सवेयर, अब देखो यहाँ पर तो ये सारी चीजों की मतलब वो हो रहा था, ये सारी चीजें बढ़ रही थी. वहीं पर
जो वेस्ट एशिया था वहां पर क्या बढ़ रही थी, क्रिश्चियनिटी बढ़ रही थी, है ना। जीसस क्राइस्ट ने बर्थ लिया था बैतलहम में, जैसा कि हम लोगों ने जब अपने स्कूल में प्ले किया था तब हमने देखा था कि यीशु कहाँ जन्मा था, बैतलहम के गौशाले में जन्मा था, है ना। तो वही चीज है कि वहां बैतलहम में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो वहां पर जो रोम का एम्पायर थे, है ना, जो कि एक रोम का हिस्सा था, जो क्राइस्ट थे उनकी टीचिंग्स भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड में फैलने लगी थी, है ना। उन्होंने क्या क्या सिखाया कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। और बाइबल की कुछ वर्सेस भी यहाँ पर दी हुई है ना। जैसे कि जो राइट अच्छी चीजों सही चीजों के लिए जो भूखा है वो हमेशा ब्लेस्ड होता है, जो मर्सीफुल है ना, वो उसको मर्सी मिलती भी है, जो दूसरों के साथ मर्सी करता है उसको भी मर्सी मिलती है, जो प्योर हार्ट का है वो भगवान को देख पाता है, वो भगवान उसको दर्शन देते हैं, है ना। और जो पीस मेकर है वो लोग भगवान के बच्चे कहलाते हैं। जो क्राइस्ट की टीचिंग थी वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी पीपल के बीच में फैल चुकी थी, है ना, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। और जो सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वो वेस्ट एशिया और वेस्ट कोस्ट साइड पर फैली हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ मतलब कि क्राइस्ट के मरने के बाद, क्राइस्ट की डेथ के बाद 100 ऑफ द इयर्स के उस टाइम पर ये फैल चुकी थी। जो केरला में क्रिश्चियनिटी है उनको सीरियन क्रिश्चियंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट एशिया से आए हुए लोग हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं। ओके, और ये सबसे ज्यादा पुरानी कम्युनिटी है किसकी, क्रिश्चियंस की। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। मैं इसके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी।